हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, हमेशा आप लोग कहते हो ना कि मैम करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम लोग मेनली इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा प्रिपरेशन पर अच्छे से ध्यान देना। मैं रोज़ सेम चीज़ आपसे कह रही हूँ, है ना, डेली बेसिस पर, ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको लेकर के सीरियस रहो। क्योंकि अभी इशू क्या है पता है, आपका पेपर जो, एक सेकेंड रुकना, पेपर जो होना है वो या तो सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस आए हैं, जैसे कि एसएससी, बीएसएससी, सीजीएल 4, इंटर लेवल, उसके बाद में तुम्हारा क्या कहते हैं और किसका आया था, एईडीओ का आया था, एसआई का तक आ गया है ना। उसके बाद ड्राइवर, पुलिस ड्राइवर, उसके बाद क्या कहते हैं तुम्हारा कक्षपाल, ये मद्य निषेध, ये जो आया हुआ है ना, ये सारी की सारी जो वैकेंसीज आई हुई हैं, इन सभी एग्जाम एक साथ अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक दो पेपर्स तो हो ही जाएंगे चुनाव के जस्ट बाद। इसीलिए कह रही हूँ प्रिपेयर्ड रहो, तैयार रहो। परिचारी का भी पेपर आपका होना है, तो अच्छे से प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करो, ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आए अगर अचानक से पेपर हो जाए तो। ठीक है, चलो सबसे पहले एक न्यूज़ देख लेते हैं फटाफट। भारत ने 5 साल के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आज से लिखा हुआ है। मैं फिर से एक बार बता दूं, क्या कहते हैं, जो आपकी अभी क्लास हो रही है, दिवाली का टाइम चल रहा है, तो बच्चे जो है वो अभी बेहद दिवाली में व्यस्त है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। डेली करंट अफेयर की ये जो क्लास है, इसमें हम लोग थोड़ा भी पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, समझ गए। चलो, तो इसमें लिखा है भारत ने 5 साल के बाद फाइनली चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। यानी अब इतने समय से, 5 साल से, चाइना के जो नागरिक थे उन लोगों को पर्यटक वीजा नहीं मिल रहा था। यानी भारत में घूमने आने के लिए जो टूरिस्ट वीजा लगता है, वो टूरिस्ट वीजा नहीं दिया जा रहा था। अब फाइनली बोला गया है कि उनको टूरिस्ट वीजा देने की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, चाइना अभी फिलहाल काफ़ी सारी चीज़ों के लिए न्यूज़ में है। चाइना ने अभी कुछ समय पहले क्या करवाया था, रोबोट ओलंपिक्स करवाया था, जिसको हम लोग रोबो ओलंपिक भी कह सकते हैं। चाइना के साथ भारत जो है हैंड इन हैंड नाम का युद्ध अभ्यास भी करता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मामले में फिलहाल चाइना सबसे आगे बना हुआ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सबसे बेहतरीन उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है? बताओ भाई, फटाफट आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका? Which bank has been named the world's best consumer bank for 2025? क्या आंसर होगा इसका? सबसे बेस्ट कंज्यूमर बैंक के तौर पर अभी फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नामित किया गया है। कौन से बैंक को नामित किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नामित किया गया है। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रीनेम किया गया था, यानी कि नाम बदला गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इससे पहले ये इंपीरियल बैंक कहलाता था। क्या कहलाता था इससे पहले? ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये कहलाता था पहले। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, सभी को पता है ये बात। ठीक है, सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। आईडीबीआई ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक ये भी सरकारी बैंक है। दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इसको थोड़ा सा याद रखना। सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है ये पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो लाहौर में हुई थी। लाला लाजपत राय
लाला लाजपत राय जी ने यहाँ पर सह संस्थापक के तौर पर लाला लाजपत राय जी को देखा गया था। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है ना। HDFC बैंक क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। ये थोड़ा सा याद रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। किस राज्य ने महिलाओं को संपत्ति पंजीकरण में स्टैंप शुल्क में 1% की छूट देने की घोषणा कर दी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? इसका आंसर क्या हो जाएगा? Which state declared to give 1% off in stamp duty in property registration to women? इसमें शर्त भी है, कम से कम मतलब अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी के लिए होगा ये। स्टैंप ड्यूटी में जो 1% तक ऑफ मिलेगा ना, वो मिलेगा 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी के लिए, अप टू 1 करोड़। ठीक है, समझ गए, अप टू 1 करोड़। ये कंसेशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? इसको, छूट को हम लोग कंसेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, कंसेशन भी कह सकते हैं। ये छूट दी जा रही है 1 करोड़ की। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। समझ गए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा कुछ समय पहले ही करी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ये भी बोला गया है कि कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा जो है वो टीचर्स को दी जाएगी। किसको? अध्यापकों को। अध्यापकों को जो है कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा जो है वो दी जाएगी। यानी कि डिजिटल तौर पर अगर ये ट्रीटमेंट करवाना चाहे, डिजिटल ट्रीटमेंट यानी कि बिना नगद दिए अगर ऑनलाइन पेमेंट करके ट्रीटमेंट करवाना चाहे, तो कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा उत्तर प्रदेश के टीचर्स को यहाँ पर दी जा रही है। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या दूसरे राज्यों ने कुछ किया है या फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश ने ही ये किया है? तो देखो, दूसरे राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में भी महिलाओं के लिए योजना चल रही है। बिहार में महिलाओं के लिए पिंक बस की भी सुविधा स्टार्ट की गई है। पिंक बस चलाए जा रहे हैं। 35% का आरक्षण, 35% का जो आरक्षण है वो भी बिहार में महिलाओं को दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद महिला हाट भी बिहार में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। झारखंड में महिलाओं के लिए एक योजना चल रही है जिस योजना का नाम है मैया सम्मान योजना। समझ गए। और छत्तीसगढ़ में सेम ऐसा ही योजना चल रहा है, महतारी वंदन योजना। ये सारी चीजें, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, गोरबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट सीन इन न्यूज रिसेंटली? हाल ही में गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया, कौन सी राज्य में किया गया? यह भी अभी न्यूज में बना हुआ है। राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, बिहार? इसका क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट लगाओ। Gorbia solar power project was inaugurated in which state seen in news recently? बताओ। क्या आंसर है इसका? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, सौर ऊर्जा परियोजना है। सोलर एनर्जी के मामले में भारत में 2 राज्य हैं जो टॉप पर हैं। एक तो खुद राजस्थान है, यहाँ पर सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा
गुजरात है। गुजरात में भी सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सोलर पैनल्स इंडिया में बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, इसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है। और ये जो सोलर पैनल्स है ये सूर्य घर योजना के तहत जो है यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन है ना, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, ये जो गठबंधन है इसमें भारत भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है और कई अन्य देश शामिल है। 100 से ज़्यादा देश इसमें मेंबर के तौर पर शामिल हैं। इसका जो मुख्यालय है वो आपको गुरुग्राम में मिलेगा और इसका जो गठन है, इसका गठन हो गया था 2015 में। 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने की यहाँ पर भारत में कोशिश करी जा रही है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये होगा क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, यानी हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा तो फ़ायदा ये होगा कि जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनका जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इनसे हम लोग थोड़ा सा बच करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री रिसेंटली पास द जीनियस एक्ट। हाल ही में एक देश ने जीनियस एक्ट को पास किया। इस देश का नाम क्या है? फटाफट बताओ। विच कंट्री रिसेंटली पास्ड द जीनियस एक्ट। ये बहुत ही बड़ा एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड लॉ है, यानी कानून है बेटा। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक लॉ है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कानून है। अमेरिका ने इसको जो है, अमेरिका के द्वारा जो है इसको पारित किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्रिप्टो करेंसी लॉ है। अच्छा, अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप का रूल है ना, डोनाल्ड ट्रंप का रूल है और ये सिर्फ अलग अलग देशों पर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। इनका मानना है कि टैरिफ लगाने से जो इनके घरेलू उद्योग है ना, घरेलू उद्योग वो मजबूत हो जाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट जो है इनका मजबूत होगा, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, पता है क्यों? ये जो हरकतें कर रहे हैं इससे सभी देशों के साथ इनका रिश्ता बिगड़ रहा है। आने वाले टाइम में ये अपने घरेलू बाजार को मजबूत बनाने के चक्कर में पूरी दुनिया से रिश्ता खराब कर लेंगे, जिसके बाद इनके साथ में कोई भी व्यापार नहीं करना चाहेगा। ठीक है, समझ गए? ये चीज़ें हैं, है ना। तो ध्यान रखना, अमेरिका के साथ हम लोग काफ़ी सारे युद्ध अभ्यास करते हैं। जैसे कि एक युद्ध अभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ, है ना, टाइगर ट्रायम्फ। एक युद्ध अभ्यास है वज्र प्रहार, है ना। एक युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है, एक युद्ध अभ्यास का तो नाम ही युद्ध अभ्यास है, ये ध्यान रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ये क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है किसी ज़माने में अमेरिका भी गुलाम हुआ करता था? कभी सोचा है कि अच्छा ये सुपर पावर भी गुलाम था? अमेरिका गुलाम था ब्रिटेन का। जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया था उसी ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर भी शासन किया था एक ज़माने में। सोचो, अमेरिका, जिस तरीके से भारत को आज़ादी मिली थी उसी तरीके से अमेरिका ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अमेरिका को भी आज़ादी मिली थी, है ना। तो अमेरिका ने भी क्या लड़ी थी? आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। जिस तरीके से भारत ने लड़ी थी सेम उस तरीके से अमेरिका ने भी आज़ादी की लड़ाई जो है वो लड़ी थी, ये ध्यान रखना। और अमेरिका भारत से अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, जो आज सुपर पावर कहलाता है।
ठीक है। तो ब्रिटेन का पहले काफी दबदबा था। देखो आज भले ही ब्रिटेन एक कोने में सिमट गया है, उतना दबदबा नहीं है जितना पहले था, लेकिन ब्रिटेन ने बहुत सारी कंट्रीज पर रूल किया था। उस समय ब्रिटेन और फ्रांस नाम की जो दो कंट्रीज थी, ये बहुत पावरफुल थी। वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ना, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें बहुत क्लियर तरीके से ये मेंशन है कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। और मदद पता है अमेरिका की किसने करी थी? फ्रांस ने। अमेरिका की मदद किसने करी थी? फ्रांस ने अमेरिका की मदद करी थी ब्रिटेन से लड़ने के लिए। क्लियर है? समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो, भारत ने बौद्धिक संपदा फाइलिंग में पिछले 5 सालों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करी है? बाई व्हाट परसेंटेज इंडिया इंक्रीज्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स इन द लास्ट 5 years? बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? बाई व्हाट परसेंटेज इंडिया इंक्रीज्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स इन लास्ट 5 years? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, 44%। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? बौद्धिक संपदा। अब बोलोगे बौद्धिक संपदा क्या होता है? देखो यार, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अगर तुम कोई चीज़ बना रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने कोई नई डिस्कवरी कर दी, कोई नया इन्वेंशन कर दिया, मैंने कोई नई ऐसी चीज़ बना दी जो मैंने खुद बनाया है, जो मैंने खुद विकसित करा है अपने दिमाग का यूज़ करके, तो वो बौद्धिक संपदा है मेरी, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मेरी। तुमसे कोई तुम्हारा ज़मीन छीन सकता है, जायदाद छीन सकता है, रुपया पैसा तुम्हारा चोरी कर सकता है, लेकिन कभी भी तुमसे कोई तुम्हारा बुद्धि नहीं चुरा सकता है। समझ गए? तुम्हारा दिमाग कभी भी कोई नहीं चुरा सकता है। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? तो 44% यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो फाइलिंग है वो देखने को मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, एक संस्था है WIPO, इस संगठन है, मतलब इस संगठन का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन है, इसको हम लोग वीपो भी कहते हैं। ठीक है, इस संगठन को हम क्या कहते हैं? वीपो भी कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ही संबंधित है। टाइफून ब्लॉक 4 किस देश द्वारा विकसित किया गया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है? बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? फटाफट बताओ। फटाफट बताओ। टाइफून ब्लॉक 4 is the hypersonic ballistic missile developed by which country? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है टर्की। ऑप्शन नंबर सी, टर्की इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइफून ब्लॉक 4 इज द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय टर्की। टर्की को हम लोग तुर्की भी कहते हैं। अच्छा, तुमने देखा था जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जब ऐसी स्थिति बन गई थी कि पाकिस्तान जो है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा अब, तो टर्की आके पाकिस्तान की हेल्प करने लग गया था। बिल्कुल पाकिस्तान को आके सपोर्ट करने लग गया था उस युद्ध के टाइम पे। रात में ऐसा लग रहा था जैसे कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, टर्की को ये लग रहा था। सायरन वायरन बज रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। दूसरे दिन सुबह सब साफ, टर्की का पर्दाफाश हो गया, टर्की का असली चेहरा आ गया सबके सामने। हम लोगों ने टर्की के साथ में जो एकेडमिक रिलेशंस रखे हुए थे, काफ़ी सारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी शिक्षण संस्थानें हैं, उनको लेकर के जो भी टाई अप थे हमारे, वो हमने सारे तोड़ दिए थे। चाइना नहीं आया आगे, जिसको हम लोग इतना बोलते हैं कि चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, ये करता है, बट चाइना उस टाइम आगे नहीं आया जब भारत पाकिस्तान की स्थिति ऐसी, ये चला आया था कूद के। इसको लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और जो है हम फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे।
कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन सब शांत हो गया और इसका असली चेहरा आ गया इंडिया के सामने, ठीक है। टर्की के पास में तुमको ब्लैक सी मिलेगा, काला सागर जिसको हम लोग कहते हैं, ब्लैक सी यानी कि जिसको हम लोग काला सागर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस देश के वैज्ञानिक ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करके सफलता हासिल करी है? बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, लगाओ फटाफट इसका आंसर। Scientists of which country have achieved success in converting CO2 into food? फटाफट बताओ। CO2 including sugar and protein, समझ गए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर बी, चाइना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, चाइना इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अच्छा, कार्बन सिंक किसको कहते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक कौन माना जाता है अगर पूछा जाएगा तो बोलना अमेज़न जंगल। अमेज़न फॉरेस्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक माना जाता है। क्या माना जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के रखा है। अगर पेड़ पौधे नष्ट हो गए और जंगल पूरे कट गए ना, इंसान बचेगा नहीं। समझ गए? इतना ज़्यादा ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो जाएगा ना, इंसान बचेगा ही नहीं, हमको साफ स्वच्छ हवा मिलेगी ही नहीं। जो होशियार बन के जो है यहाँ पर चौड़ीकरण के चक्कर में, रोड चौड़ीकरण के चक्कर में जो पेड़ों को काटा जाता है ना, इतने बड़े बड़े पेड़ों को। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिस वीडियो में एक महिला बहुत रो रही थी। क्यों पता है? एक पीपल का पेड़ था वहाँ पर, जिस पीपल के पेड़ को उन्होंने काफ़ी सालों से पूजा था, है ना, बच्चे की तरह उस पीपल के पेड़ को पाला था, पूजा करती थी उसकी, और आके देखती है कि वो पेड़ काट दिया गया है। विरोध भी हुआ था बट कोई सुना नहीं। पूरा पेड़, सोचो पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है। इतना रो रही थी ना, वो देख के इतना बुरा लग रहा। और वाकई में यार, मैं पहले इंदौर में रहती थी, वहां पर भी ना रोड चौड़ीकरण को लेकर के चीजें करी गई और बहुत सारे पेड़ लाइन से काटे गए। वो बड़े बड़े पेड़ यार, मतलब मैंने कभी ऐसा सीन देखा नहीं था आंखों से, न्यूज़ वगैरह में ही देखती थी मैं। जब मैंने देखा ना कि रास्ते के किनारे इतने सारे पेड़ पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े पेड़, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या है। मतलब ऐसा लग रहा था इंसानों को मार दिया गया है। भाई पेड़ भी तो, भाई पेड़ भी एक तरीके से लिविंग बीइंग की तरह ही तो होते हैं। पानी डालो तो बढ़ते हैं, ना डालो तो मर जाते हैं, है ना। बच्चे की तरह ही तो होता है पेड़ पौधा, उसकी बहुत ज़रूरत है। पेड़ पौधा सिर्फ, सरकार बोलती है पेड़ पौधा लगाओ, पेड़ पौधा सिर्फ लगाने से थोड़ी होगा, काटना भी तो बंद करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से देखो, अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स को रोकना चाहिए जिनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करो जिनकी बहुत ज़रूरत है, जिसके बिना चलेगा ही नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करते टाइम अगर आप जंगल वंगल काट रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप जगह को ग्लोरीफाई करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए कर रहे हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा रोकना चाहिए। समझ रहे हो? अभी कुछ समय पहले आपने छत्तीसगढ़ का सुना होगा, हसदेव में इश्यूज हुए थे, ठीक है। मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा मेडल जीता है? बताओ भाई। मुरली श्रीशंकर won which medal in World Athletics Portugal स्पोर्ट्स मीट 2025? क्या आंसर है इसका? लगाओ। क्या आंसर होगा? कौन सा मेडल जीता इन्होंने, बताओ। मुरली श्रीशंकर won which medal in World Athletics Portugal स्पोर्ट्स मीट 2025? सर्दी हो गया है यार।
क्या आंसर हो जाएगा? टॉप किया है इन्होंने, है ना, लॉन्ग जंप से रिलेटेड है, लॉन्ग जंप, समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025? बताओ, which city is the host of IUCN World Conservation Congress 2025? फटाफट बताओ। यूएई में एक जगह है जिसका नाम है अबू धाबी। यूएई नाम का जो देश है, ये खाड़ी देश, ठीक है ना, पर्शिया की खाड़ी के पास, ये जो खाड़ी देश है पर्सिया की खाड़ी के पास, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है अबू धाबी। अबू धाबी में यूएई के अबू धाबी के द्वारा यहाँ पर मेज़बानी करी गई 15 अक्टूबर को। IUCN की अगर हम लोग बात करें तो IUCN का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये IUCN का फुल फॉर्म होता है। इसका जो हेड क्वार्टर है ये है स्विट्जरलैंड में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। रेड डेटा बुक जो है वो यही जारी करता है। रेड डेटा बुक जो है वो यही जारी करता है, IUCN जारी करता है। इस रेड डेटा बुक में पौधे यानी कि प्लांट्स और जानवर यानी कि एनिमल्स के बारे में दिया होता है, पौधे और एनिमल्स के बारे में इसमें दिया होता है, ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, बैचेस के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना। 499 में तुम्हारी मद्य निषेध की बैच है और SI का जो बैच है ये 799 में अवेलेबल है। इन बैचेस को लेकर के आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, RBI ने किस बैंक में वॉरबर्ग पिंक्स निवेश को मंजूरी दे दी है? बताओ भाई। सॉरी। RBI approves Warburg Pincus investment in which bank? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इसको हम लोग IDFC फर्स्ट बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? IDFC फर्स्ट बैंक भी इसको हम कहते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक भी इसको हम लोग कहते हैं। इसी बैंक में RBI ने इसकी मंजूरी दी है, ठीक है। अच्छा, RBI की अगर हम लोग बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो अभी फिलहाल इसके जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा, ठीक है। RBI का जो एक्ट आया था 1934 में आया था और इसका जो ये जो गठन हुआ RBI का, जो RBI बना वो 1935 में बना। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था और अब कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। पहले कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको अब मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलो एक क्विज का क्वेश्चन देती हूँ आज तुम लोगों को। क्विज का क्वेश्चन है, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? Who was the first governor of Reserve Bank of India? RBI को बैंकों का बैंक बोला जाता है ना, इसमें तुम और मैं खाता नहीं खुलवा सकते, इसमें हम तुम जाके सोचे कि खाता खुलवा ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
ये बैंकों का बैंक है, भारत में जितने भी बैंक्स हैं सबको कंट्रोल करता है आरबीआई, ठीक है ना। भारत में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंट्रोल करता है। आरबीआई ने कुछ समय पहले एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करी थी, जैसे क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, बिटकॉइन, डोज कॉइन वगैरह, उस तरीके से आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी खुद भी लॉन्च करी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।